Hi students, you are most welcome to our channel AHG English. As all of you know that we are discussing about verb and its kinds since our last classes. So today I would like to continue the verb and such kind of verb to which we call auxiliary. So come on and watch. आइए आज हम देखते हैं वर्ब की उस फॉर्म को जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जिसको हिंदी में हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो कौन सी वर्ब ऐसी हैं जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हमने डिफाइन किया है, एक डिफिनीशन आपकी लिखी हुई है कि ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। एंड ऑक्सिलरी इज ए वर्ब यूज्ड टू फॉर्म द टेंसेस, मोड्स, वॉइसेस एटसेट्रा ऑफ अदर वर्ब्स। यानी ऑक्सिलरी वो वर्ब होती है जिसका इस्तेमाल, जिसका यूज़ होता है दूसरे वर्ब के साथ, उसका यूज़ करते हैं टेंसेस, मूड्स और वॉइसेस को, रूप को पहचानने के लिए, जानने के लिए, जो उसका रूप देता है। यानी ऑक्सिलरी वर्ब हमारी सहायता करती है, टेंस को बताने में मदद करती है, सेंटेंस के मूड को बताने में मदद करती है, और वो कौन सी वॉइसेस है, उसमें एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, ये मूड को हमें बताने में क्या करती है, हेल्प करती है, मदद करती है, सहायता करती है। जो हमारी ऑक्सिलरीज हैं वो ऑक्सिलरीज हैं बी, हैड, डू, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट, यूज और डेयर। ये इतनी ऑक्सिलरीज हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे इस ऑक्सिलरी में सिर्फ हम जो है 3 ऑक्सिलरी को आज पुटअप करेंगे, बी, हेड और डू को ही, इन्हीं 3 पर जो है हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ऑक्सिलरी की जो फॉर्म होती है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है और एक मॉडल ऑक्सिलरी है। तो ये दो बी, हेड, डू, ये जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी है, जबकि मे से लेकर यहाँ आपका डेयर तक जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी है। तो इसको हम कल पे छोड़ेंगे, सिर्फ बी, हैव और डू को मतलब समझेंगे यहाँ पर कि बी का यूज़ और हैव का यूज़ और डू का यूज़ ऑक्सिलरी के फॉर्म में कहाँ पर होता है, उसको अच्छे ढंग से समझते हैं। आइए, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो बी का फॉर्म होता है वो उसकी जो परिवार है इज, एम, आर, वाज, वेयर। ये इज, एम, आर, वाज, वेयर कब हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी है, कब हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, आइए उसको देखते हैं। इसका प्रयोग जो होता है, इसका यूज हम करते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के टेंस को मेंशन करने के लिए, इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। यानी जब हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करती है, जैसे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस की टेंस होती है, तो उसी में जो है इज, एम, आर, वाज, वेयर का यूज होता है सहायक क्रिया की तरह। यानी सहायक क्रिया के रूप में इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इज, एम, आर का यूज करते हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम वाज और वेयर का यूज करते हैं। आइए देखते हैं। शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा रही थी। अब यहाँ पे जो वाज है ये अपने सिंगिंग जो है ये इसका जो है फुल वर्ब है, सिंगिंग इसका फुल वर्ब है, उसके साथ आई है वाज। यानी मेन वर्ब के साथ जब हम वाज का यूज किए हैं तो ये अब ये क्या कर रहा है, इसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये वाज हमारा क्या है, यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ये हमारी क्या है, सहायक क्रिया है। क्लियर। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ पे प्लेइंग जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिला है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को मेंशन कर रहा है, उससे पहले वेयर ऐड हुआ है, तो वेयर हमारा क्या है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया बनी। तो यानी कहने का मतलब ये है, ये हमारी सहायक क्रिया तब होती है जब पास्ट टेंसेस, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म होती है, उसके साथ अगर ये ऐड होते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और उसके पहले इनका यूज अगर हुआ है, तो वो हमेशा क्या होते हैं, सहायक क्रिया ही माने जाते हैं। ही इज बाइंग ए बुक, यहाँ पर एक बार फिर देखें, बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और उससे पहले इसका यूज हुआ है। यानी तो ये वर्ब बी जो होती है ये तब सहायक क्रिया होती है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ इसका यूज होता है, तो ये सहायक क्रिया होती है। क्लियर। आइए इसका यूज और हम देखते हैं आगे किस रूप में होता है, सहायक क्रिया की तरह होता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव, जब पैसिव वॉइस होती है, जब कोई भी सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होता है, तो पैसिव वॉइस में भी हम इनका यूज करते हैं किस रूप में, सहायक क्रिया के रूप में। देखते हैं द थीफ वाज कॉट। अब यहाँ पे वाज जो है ये हमारा क्या है, सहायक क्रिया है, ये हमारा क्या है, सहायक क्रिया है। और पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है कि वो हमेशा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले अगर ये वर्ब हमको मिलते हैं तो वो पैसिव वॉइस
होता है, और पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस की जो है थर्ड फॉर्म से पहले जब ये होते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यहाँ पे बात एक बार फिर हमारा क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यानी पता ये चलता है कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब तब है, ऑक्सिलरी तब है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से पहले मिलते हैं या वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले मिलते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले मिलते हैं तो ये पैसिव वॉइस में होते हैं, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ अगर ये मिलते हैं तो ये कौन से रूप में होते हैं, अपने कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। यानी इसका यूज हम पैसिव वॉइस में भी करते हैं और इसका यूज हम किस में करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में भी करते हैं। क्लियर। रोहन इज हेल्प्ड बाय सोहन, रोहन की मदद की गई किसके द्वारा, सोहन ने रोहन की मदद की। अब यहाँ पे हेल्प्ड एक बार फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उससे पहले इज है, तो इज हमारा यहाँ पे क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है। क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले जिसका यूज होता है वो क्या होता है, सहायक क्रिया ही मानी जाती है, उसे हम सहायक क्रिया ही कहते हैं, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से पहले भी। तो आइए हम देखते हैं, हमने देखा कि वर्ब बी प्राइमरी ऑक्सिलरी के तहत दो तरह के टेंसेस में होता है, दो तरह के फॉर्म में होता है। एक है तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, और एक तरह के सेंटेंस जो होता है ये पैसिव फॉर्म में होता है, तो वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं सहायक क्रिया के रूप में। इसके अलावा हम इच, एम, आर, वाच, वेयर का यूज कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ती है करने की, तो इसको हम लिखते हैं उसके पहले, उसके बाद हम इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, वेयर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा, यहाँ पे इसके साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा। तो देखिए इनका यूज और कहाँ पर होता है, इच, एम, आर लिखने के बाद हम ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं और ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, बल्कि क्या लाते हैं, इन्फिनिटिव लाते हैं। तो वो सेंटेंस में कौन सी कंडीशन ऐसी होगी कि वो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी कि जब हमें जो है इनके साथ क्या करना है, इन्फिनिटिव लाना, तो उसको हम देखते हैं। तो इंडिकेट प्लान या अरेंजमेंट, अगर हमें कोई योजना के, जैसे सेंटेंस को कोई हिंदी में वाक्य है, कोई सेंटेंस है, उसको हमने पढ़ा, उसको हमें ट्रांसलेट करना है, तो उसमें ये पता चलता है कि जिस सेंटेंस में जैसे कोई योजना बनी है, कोई प्लानिंग की बात है, या इसमें कोई अरेंजमेंट की बात हो रही है, प्रबंधन की बात हो रही है, तो ऐसी या एग्रीमेंट हो रहा है, कंप्रोमाइज एग्रीमेंट, किसी के साथ संधि हो रही है, तो ऐसी कंडीशंस अगर बनती है तो वहाँ हमें क्या करना होता है, एम के साथ, इज के साथ, आर के साथ या वाज, वेयर के साथ टू, यानी इन्फिनिटिव जोड़ना होता है, फर्स्ट फॉर्म से पहले टू ऐड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई एम टू सी हिम टुमारो, आई एम, यहाँ पे जो एम है वर्ब बी है, इसके साथ देखिए सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उससे पहले टू आया, ये क्या हो गया है, इन्फिनिटिव हो गया है। ये क्या बन गया, इन्फिनिटिव हो गया है। ठीक है, ये टू सी जो हमारा है ये हमारा इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू ऐड हुआ मिलता है, टू ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा इन्फिनिटिव होता है। अब उससे पहले हम एम का प्रयोग किया, यानी वर्ब पी के साथ हम इन्फिनिटिव तब यूज करते हैं जब सेंटेंस के अंदर प्लान, अरेंजमेंट या एग्रीमेंट की बात होती है। जैसे यहाँ पे आई एम टू सी हिम टुमारो, मुझे उससे कल मिलना है, कल तक उससे मुझे मुलाकात करनी है, यानी यहाँ हमारी प्लानिंग है कि मुझे उससे कल मुलाकात करनी है, हमने योजना बना लिया है, ये प्लानिंग की बात हुई है। दूसरे सेंटेंस में ही इज टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, उसकी शादी अगले मंथ होनी है, उसके महीने, अगले महीने में उसकी शादी होनी है। तो यहाँ पे देख लिए है अरेंजमेंट की बात हो रही है। शादी विवाह का जब मामला होता है तो उसमें अरेंजमेंट करना होता है, उसकी व्यवस्था करना होता है, उसकी इंतजाम करना होता है। तो एग्रीमेंट या अरेंजमेंट की जब बात होती है तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, इसके साथ वर्ब बी के साथ। तो हमने देखा वर्ब बी के साथ हम इन्फिनिटिव का भी यूज कब करते हैं। ठीक है, तो ये वर्ब टू बी जो हुआ है ये हमारा बी है, ये हमारा इन्फिनिटिव है, और उससे पहले हमारा क्या आया हुआ है, इज आया हुआ है। क्लियर हुआ। और इसके अलावा हम इसके साथ अगर कहीं कमांड को डिनोट किया जाता है, कोई अधिकार को डिनोट किया जाता है, कोई ऑर्डर की बात होती है, तो वहां पर भी हम इसी वर्ब बी के साथ क्या करते हैं, इन्फिनिटिव को यूज करते हैं। जैसे यू आर टू गो टू मार्केट एट वंस, तुम्हें तुरंत बाजार जाना है। अब इससे क्या हुआ, अगर किसी को कहा गया तुम्हें तुरंत बाजार जाना है, यानी क्या है, बड़े आदमी ने छोटे को ही मतलब जो है ऑर्डर देता है, बड़ा छोटे को क्या करता है, ऑर्डर देता है। तो यहाँ पे ऐसी ही कंडीशंस यहाँ पे मेंशन हो रही है कि जैसे यहाँ पे मतलब जो है ऑर्डर दिया गया हो, कमांड किया गया हो। तो जब कमांड सेंटेंस के अंदर कमांड को मेंशन किया जाता है तो कमांड के लिए ही हम क्या करते हैं, आर के, इच एम आर के साथ क्या करते हैं, टू के साथ इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे है यू आर टू राइट योर नेम एट टॉप ऑफ ईच शीट ऑफ पेपर। आपको एग्जामिनेशन में बैठना होता है, आपको एग्जाम में बैठना है, पेपर आपको मिलेगा, तो पेपर के जितने पन्ने हैं,
क्या ऑर्डर आपको मिला है कि हर पेज पे क्या करना है, उसके टॉप पे उसको आपको क्या करना है, अपने नाम को मेंशन करना, अपने नाम को लिखना है। तो ये भी क्या है, आपको ऑर्डर ही दिया गया, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, जो एग्जाम को मैनेज करता है, वो आपसे बड़ा है, आप उसके अधीन है। तो बड़ा यहाँ पर एक बार फिर क्या करता है, आपको ऑर्डर दे रहा है। तो जब कमांड की बात होती है तो ऐसी कंडीशंस में भी हम इसी वर्ब बी के साथ हम क्या लाते हैं, इन्फिनिटिव लाते हैं। यू आर टू राइट, यहाँ पर टू राइट क्या है, ये हमारा इन्फिनिटिव है। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले टू ऐड हो गया है, तो ये क्या बन गया है, इन्फिनिटिव हो गया। और आर हमारा क्या है, वर्ब बी के तहत। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम इसके साथ टू का यही है, हमारी सहायक क्रिया भी है, और इसी के साथ हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और पैसिव फॉर्म। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कब इनके साथ इन्फिनिटिव आ जाती है, वो कौन सी कंडीशंस होती है। तो ये बहुत इजीली आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर इन्फिनिटिव का यूज हम इनके साथ तब करते हैं जब कोई कमांड की बात होती है, या कोई सेंटेंस के अंदर प्लान की बात होती है, अरेंजमेंट की बात होती है, एग्रीमेंट की बात होती है। तो ऐसी कंडीशंस में इन्हीं वर्ब के साथ, इन्हीं इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ हम किसका यूज करते हैं, इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। जी आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यूज ऑफ हैव। हैव को हम कहाँ पर यूज करते हैं, ऑक्सिलरी के रूप में कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो हैव की जो फैमिली है वो हैज, हैड और हैड है। इनका यूज जनरली, इनका यूज हम वहाँ पर करते हैं परफेक्ट टेंस में। किसी भी परफेक्ट टेंस की जब बात होती है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर बात होती है, यानी परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में ही हम इसका यूज करते हैं। जैसे ही हैज कॉल्ड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को बुलाया। यहाँ पर हैज क्या है, ये ऑक्सिलरी है, और कॉल्ड क्या है, ये आपका मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के साथ इसका यूज हुआ है, और इसका यूज जब हुआ है तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब। तो कहने का मतलब ये है कि इसका यूज जो होता है वो परफेक्ट टेंस में होता है। कॉल्ड हमारा क्या है, ये परफेक्ट टेंस को मेंशन कर रहा है। हैज के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, तो ये परफेक्ट टेंस बनते हैं। यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो रहा है कि ये सेंटेंस जो है हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरे सेंटेंस में लिखा ही हैड रिटन ए बुक, उसने एक पुस्तक को लिखा। ठीक है, वो उसने एक पुस्तक लिखा था, या वो एक पुस्तक लिख चुका था। यू हैव डन इट, तुमने इसे किया है। कहने का मतलब यह है, यहाँ पे हैड और यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये जो तीनों वर्ब हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि इन तीनों का यूज कहाँ पर हुआ है, परफेक्ट टेंस में हुआ। तो यानी फॉर्मेशन ऑफ परफेक्ट टेंस, इफ वी यूज हैज, हैव, हैड, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी। तो ये हमारा क्या हुआ, हैज, हैव, हैड का हम प्रयोग परफेक्ट टेंस में करते हैं, और कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। लेकिन इसके इतर जो है हम देखते हैं इनके साथ इन्फिनिटिव भी आती है। कब हम इनके साथ, जैसे यहाँ पे है के साथ थर्ड फॉर्म आई, परफेक्ट टेंस को मेंशन किया, लेकिन कब इन्हीं के साथ हम क्या करते हैं, इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। आइए उस पर भी एक मिनट हम देख लेते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जब हम हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लाते हैं, बल्कि इनके साथ इन्फिनिटिव लाते हैं। तो ये अगर होता है, ये इन्फिनिटिव को उस वक्त यूज किया जाता है जब ये इंडिकेट करते हैं ऑब्लिगेशन को, यानी किसी बाध्यता को, विवशता को, मजबूरी को अगर मेंशन होता है, यानी जब कोई फोर्स की बात हो जाती है, जब कोई काम आप अपने मन से, अपनी चाहत से ना करते हो, बल्कि कोई बाहरी बल आता है, कोई बाहरी फोर्स आपको उस काम को करने के लिए विवश करता हो, तो ऐसी कंडीशंस में हम इनके साथ क्या करते हैं, इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। जैसे आई हैड टू गो टू द पुलिस स्टेशन बाय 5 o'clock, 5 बजे तक मुझे हर हाल में पुलिस स्टेशन पहुंचना है या जाना है। पुलिस स्टेशन में तो नहीं जानता हूं कि सब लोग जो है बड़ी खुशी से जाते होंगे। अब वहां पे क्या हुआ, ऑर्डर हुआ होगा, बाहर से कोई फोर्स है जिसके लिए आपके जबान से निकला मुझे हर हाल में वहां 5 बजे तक पहुंचना है। अगर आप नहीं पहुंचते हो तो उसका इल्जाम, उसका नतीजा, उसका परिणाम आपको खुद एहसास हो सकता है कि क्या होगा। तो यानी यहाँ पे इस सेंटेंस में हैव के साथ टू गो अगर आया है तो यहाँ पर पूरी तरह से कंपल्सन या ऑब्लिगेशन की बात हो रही है। तो यानी जब किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑब्लिगेशन की बात होती है, विवशता या मजबूरी की बात होती है, बाध्यता की बात होती है, आप खुशी खुशी वो काम अपने मन से, अपनी विलिंग से नहीं करते हो, बल्कि कोई बाहरी फोर्स ऐसा है, वह फोर्स ऐसा है जो आपको वो काम करने के लिए विवश करता है। जैसे ही हैड टू गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास भी, हॉस्पिटल में भी जाना कोई पसंद नहीं करता है। यानी हॉस्पिटल में जब आप जाते हो तो वहां पर भी कोई बाहरी फोर्स है। अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो वह क्यों है, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है। अगर आप नहीं जाओगे तो उसका परिणाम क्या होगा,
गलत होगा। आपका स्वास्थ्य जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी डॉक्टर के पास जाना भी क्या होती है, एक तरह की ऑब्लिगेशन होती है, एक तरह की विवशता ही होती है। ठीक है, आदमी खुशी खुशी से डॉक्टर के पास नहीं जाता है, वहाँ दुख होता है, कोई आपको परेशानी होती है, कोई तकलीफ होती है, तभी आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो। तो ही हैड टू गो टू द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस में हमारा क्या है, क्लियर हो रहा है, ऑब्लिगेशन। तो जब ऑब्लिगेशन की बात होती है तो इन्हीं हैज, हैव, हैड के साथ हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। दूसरे हम देखते हैं इन्हीं के साथ निगेटिव वे में कब हो जाता है, जब नॉट का यूज करते हैं। नॉट का यूज जब होता है, जब पर्टिकुलर सेंस में कोई बात होती है, कोई पर्टिकुलर थिंग की बात होती है, कोई विशेष की बात होती है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे नॉट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आई हैव नॉट गो टू स्कूल टुडे, मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना, कोई पर्टिकुलर ओकेजन पड़ गया, कोई विशेष मौका ऐसा हुआ कि मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। जैसे बच्चे स्कूल डेली जाते हैं, लेकिन कभी कभार वो महीने में 1 दिन या 2 दिन अगर गैप हो गया तो कोई मौका, कोई ज़रूरत होती है, इसलिए वो स्कूल नहीं जाते हैं। लेकिन जब यही बात हैबिचुअल होती है ना, बराबर वाली होती है, डेली वाली होती है कि हमको ऐसा करना है, तो उसके साथ देखिए हम हैव के साथ नॉट नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके साथ डू ऐड करते हैं। आई डू नॉट हैव का यूज करते हैं, आई डू नॉट हैव। जैसे आई डू नॉट हैव गो टू स्कूल ऑन संडेज, मुझे इतवार को स्कूल नहीं जाना होता है, यानी स्कूल में इतवार को नहीं जाता हूं, यानी प्रत्येक हर एक रविवार को स्कूल बच्चे नहीं जाते हैं। ये हैबिचुअल है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यानी जब हैबिचुअल की बात होती है तो हम डू नॉट के साथ हैव का यूज करते हैं, और जब कोई पर्टिकुलर ओकेजन की बात होती है, ठीक है, कभी कभार वेरी ऑफनली की अगर कभी बात होती है, तो हम वहां डायरेक्ट हैव के साथ नॉट का यूज कर देते हैं। क्लियर। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि हैव का यूज हम कहां पर करते हैं, परफेक्ट टेंस में करते हैं। इसके अलावा इसके साथ कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जब इसके साथ हम इंफिनिटिव का यूज करते हैं। कोई ऑब्लिगेशन की बात होती है, या निगेशन में हम कब बात करते हैं कि या अगर कोई हैबिचुअल बात होती है तो इस तरह से डू नॉट हैव का यूज करते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर ओकेजन की बात होती है तो हम हैव के साथ नॉट का यूज करते हैं। आई हैव नॉट टू गो टू स्कूल। देखिए इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है कि बी को हम डिस्कस कर चुके हैं, हैव को डिस्कस कर चुके हैं। अब डू, जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी का आखिरी पॉइंट है, वो हमारा डू है। और डू जो पार्ट है, डू के तहत जो आते हैं डू, डिड और डस, ये 3 हमारी ऑक्सिलरी होती हैं। इनका यूज हम कहां पे करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इनका यूज होता है। क्लियर। तो यानी डू, डिड और डस का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव टेंसेस में ही इनका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे ही डज नॉट रीड, वो डज नॉट रीड, यहाँ डज का यूज कब हुआ है, जब यहाँ पे ये निगेटिव है। ये डिड का यूज इसलिए हुआ कि यहाँ पे ये क्या है, निगेटिव है। डिड का यूज यहाँ पे हुआ क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। क्लियर हो ना। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही डू, डिड, डज का यूज हम करते हैं ऑक्सिलरी के रूप में। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव, और ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही हम डू, डिड और डज का यूज करते हैं। और इसके अलावा डू का प्रयोग हम वहां पर भी करते हैं अगर अफर्मेटिव नेचर, किसी भी स्टेटमेंट का अफर्मेटिव नेचर है और उसको एम्फेसाइज किया जा रहा है, उसमें थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में भी हम डू का यूज करते हैं। अगर जनरल सेंस में किया गया है, जनरल वे में कह दिया गया है, तो कोई बात नहीं है, तो फिर हम डू का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर डू का यूज करने की हमें कब जरूरत पड़ती है, जब उसमें थोड़ा सा बल दिया जा रहा हो, फोर्स लगाया जा रहा हो, एम्फेसाइज किया जा रहा हो। जैसे यू डू लुक पेल, अब तुम उदास दिखाई पड़ रहे हो, यानी उदासी जो आपके चेहरे पे है, अब इस पे जो है थोड़ा फोर्स किया गया है ना। यू डू लुक पेल, है ना, तुम उदास दिखाई पड़ रही है, तुम्हारा चेहरा मूर्छित दिखाई पड़ रहा है, पीला दिखाई पड़ रहा है। आई टोल्ड हिम नॉट टू गो, मैंने उससे कहा मत जाओ, यानी उससे मैंने मना किया जाने के लिए, बट ही डिड को, लेकिन वो नहीं माना, वो चला गया। तो यहाँ पे जो डिड का प्रयोग हुआ है और गो का प्रयोग हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हुआ है। ठीक है, तो यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस में
जो डिड का यूज़ हुआ है ये इसलिए हुआ है कि यहाँ पे इसके यूज़ करने से वो क्या हुआ है, उस पर इम्फेसाइज कर दिया गया, उसको फोर्स और मिल गया है। तो यानी कहने का मतलब यह डू का यूज़ वहाँ पर भी हम कर देते हैं जहाँ पे किसी भी स्टेटमेंट में, जब कभी भी स्टेटमेंट में बात को इम्फेसाइज करने की बात होती है, उस पर बल लगाने की बात होती है, तो यानी उसके पावर को, उसकी शक्ति को, उसकी एनर्जी को, उसके स्ट्रेंथ को मतलब इंक्रीज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, डू का यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये टॉपिक हमारा था प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये आपको बहुत ही क्लियर वे में जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। और आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग इसको जो है एक बार और वीडियो को देखेंगे, और वीडियो को देखने के बाद इसकी नोट्स भी रेडी रखिए, जिससे आगे भी आपको क्या करेगा, नोट्स की सहायता से आप इसकी मदद ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।